गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अवकलज के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब समझना है इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है ना। अगर मैं अवकलज की बात करूं तो अवकलज को मैंने इतने अच्छे तरीके से पीछे के चैप्टर्स में आपको पढ़ा दिया है कि अब आप किसी भी प्रकार के अवकलनीय फलन का अवकलज आसानी से निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग अवकलज के किस तरह से उपयोग किए जाएंगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो अगर आपको बताया तो इसे आप देख रहे होंगे, आप जब साइंस पढ़ते हो, विज्ञान पढ़ते हो, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसे आप क्लास 11th में थे और आप जहां फिजिक्स पढ़ते होंगे तो फिजिक्स में बताया गया होगा कि ds बाई dt का तात्पर्य क्या है कि विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर, और यह क्या कहलाता था, आपका वेग कहलाता था। dv बाई dt यानी कि वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, वो आपका त्वरण कहलाता था। ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर आपका वेग कहलाता है, और क्या हो गया यहाँ पे, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर आपका त्वरण कहलाता है। ये सारी चीजें हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। तो देखा होगा आपने कि वहां पे अवकलज का प्रयोग हो रहा था, आपके फिजिक्स में भी, यानी विज्ञान के भी क्षेत्र में है, गणित के भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा है इसका उपयोग, इंजीनियरिंग के भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोग है। तो हम लोग इसके बाद अब जो भी आपके चैप्टर आएंगे, आपके पास जो बुक है अभी क्लास 12th का मैथ्स का जो बुक अभी आप पढ़ रहे हो, इसमें इसके आगे के जो भी आपके चैप्टर हैं, फर्स्ट वॉल्यूम के जो भी चैप्टर है, ये आगे के पांचों चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग में ही आते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं आपको, तो पहला चैप्टर है राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर, यानी अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी दूसरा चैप्टर है, यानी कि इसके बाद का, ये आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, राशियों में परिवर्तन की दर। यही हमारा पहला चैप्टर होगा जो आप आज पढ़ने वाले हो। दूसरा इसका अगला चैप्टर है वर्धमान और हास्यमान फलन। वर्धमान और हास्यमान फलन यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसका अगला चैप्टर होगा आपका स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, यानी कि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। चलिए समझिए, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अगला चैप्टर होगा सन्निकटन या सन्निकटता, ये भी कह सकते हैं, सन्निकटन यानी कि एप्रोक्सीमेशन। और लास्ट चैप्टर जो है आपका उच्चतम और निम्नतम, यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये आपके 5 चैप्टर जो है, आगे के 5 चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स आपके अवकलज के अनुप्रयोग में ही आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं राशियों में परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि किसी क्वांटिटी में किसी अन्य क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में जो चेंज आएगा। जैसे अभी मैंने फिजिक्स में बात किया था कि मैंने लिखा था आपको ds बाई dt, तो इसे कहा था कि विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर, यानी कि
इस राशि क्या है, यहाँ विस्थापन है, विस्थापन में समय राशि के रेस्पेक्ट में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका वेग कहलाता है। तो इसके बाद इसी ऐसी ही क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो क्वांटिटी कई प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में चलिए डिस्कस करेंगे। पहले अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, वर्धमान और ह्रासमान फलन। अब देखिए वर्धमान और ह्रासमान फलन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आप एक फंक्शन ले लेते हैं, ये x हो गया, यह x डैश, यह y और यह y डैश। मैं यहाँ पे एक ग्राफ ऐसे ले लेता हूं। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि जिस प्रकार से x के मान में परिवर्तन आ रहा है उसी तरह से y का मान में भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि x का मान बढ़ने से y का भी मान बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स यह आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये x डैश, y और नीचे y डैश, मैं यहाँ पे इस तरह से दिखा दूं, तो इसमें क्या दर्शा रहा है कि x का मान बढ़ने से y का मान घटते जा रहा है। x का मान इधर बढ़ रहा है तो y का मान घटते जा रहा है, तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। फिर अगला है तीसरा चैप्टर जो है अगला, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, यानी कि टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, आप मान लीजिए कोई यह एक वक्र हो गया है ना, ये कोई फंक्शन हो गया y बराबर fx एक फंक्शन हो गया, इसका ये वक्र निरूपित कर रहा है, ये इसका आलेख है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की, तो वह स्पर्श रेखा इस तरह से गुजर सकती है, तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, और इस पर खींचे गए अभिलंब, इसको अभिलंब कहेंगे जो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो इस अभिलंब का समीकरण क्या होगा, इन सब चीज के बारे में हम लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सन्निकटन अप्रोक्सीमेशन, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं यहां पर कह दूं कि यहां पे दे देता हूं 0.007 का पावर 1/3, इसका सन्निकट मान क्या होगा, या कह दूं कि 31 का पावर 1/5, इसका सन्निकट मान, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा। इन सब मानों के निकालने के लिए हम लोग सन्निकटन चैप्टर में पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन चैप्टर में हम लोग इन सब का अप्रोक्सीमेट मान निकालना देखेंगे। ये सब तो अभी आप पढ़े नहीं हो, ये चीज आप निकाल भी नहीं पाओगे अगर अभी आपको दे दिया जाए तो। अब बात करें उच्चतम और निम्नतम, यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमा की, तो मैक्सिमम और मिनिमम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लो कोई फंक्शन हो जा रहा है, देखो x डैश, यह y और यहाँ पे y डैश। मैं आपको लगभग में समझा रहा हूं हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। मान लो कोई एक फंक्शन है, यह y बराबर fx है ना, एक कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का किस बिंदु पर सबसे निम्नतम मान हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बिंदु पर, या जो यहाँ x के इस मान पर यह fx का जो मान हो रहा है निम्नतम हो रहा है ना, और वह न्यूनतम मान क्या होगा, यानी कि किस वह बिंदु कौन सी होगी जिस पर वह फलन का मान सबसे कम होगा, और वह मान क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ने वाले। या फिर अगर मान लो कोई फंक्शन इस तरह से दिया हो, तो यहां पर इस बिंदु पर इस फंक्शन का मान सबसे ज्यादा है, तो ये आपका उच्चतम हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग उच्चतम और निम्नतम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर में। तो चलिए हम लोग अपने मेन चैप्टर पे आते हैं, राशियों में परिवर्तन की दर, और इस पे लेकर अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फिर हम लोग चैप्टर में फटाफट आगे इसमें बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हमारा चैप्टर का नाम, जो असली चैप्टर का नाम हो गया, वह क्या हो गया, राशियों के परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसी के बारे में। अच्छा, क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी कोई भी हो सकती है ना, आप एक समय को भी कह सकते हो एक क्वांटिटी है, क्षेत्रफल को भी कह सकते हो एक क्वांटिटी है, वेग को भी कह सकते हो एक क्वांटिटी है ना, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, आयतन भी हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है ना, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। राशि का मतलब तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। तो किसी भी राशि में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जब हम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं, है ना जी, बचपन में बहुत किए होंगे, आप भी किए हैं, मैं भी किया हूं। तो जब मैं पत्थर फेंकता हूं तालाब में, तो एक छोटा सर्कल बनता है, तुरंत फिर बड़ा सर्कल, उसके बाद बड़ा सर्कल, बड़ा 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 बड़ा, ऐसे ये बढ़ते जाता है। यानी इसके वृत्त में, यहाँ पे देख रहे हैं, इस वृत्त में परिवर्तन आते जा रहा है, परिवर्तन आते जा रहा है, परिवर्तन आते जा रहा है। तो यह परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इसका रेडियस चेंज हो रहा है,
दो तीन तरीके से सोच सकते हैं। एक तो इसका रेडियस बदल रहा है, पहले रेडियस इतना था, अब रेडियस इतना हो गया, फिर अब रेडियस इतना हो गया, फिर रेडियस इतना हो गया, इसलिए ये सर्कल बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो रेडियस के रेस्पेक्ट में भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भैया इसके समय के अनुसार भी इसमें परिवर्तन हो रहा है। हम देख रहे हैं पत्थर फेंकने के बाद समय बदलने के साथ साथ इसके सर्कल के साइज में चेंज होते जा रहा है, यानी कि इसका एरिया बदल रहा है, यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के अनुसार भी बात कर सकते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन रेडियस के अनुसार भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं एक बैलून लेता हूं और बैलून में हवा भरना शुरू करता हूं, एक बैलून लेता हूं, आप बैलून ले लेते हैं गोला के आकार का, स्फीयर के साइज का, ऐसा एक बैलून है। अब इस बैलून में मैं हवा भरना शुरू करता हूं, तो क्या देखेंगे कि जितना हवा भरते जाऊंगा, जितना ही इसका रेडियस में चेंज आएगा, ये बैलून का साइज बड़ा होते जाएगा, है ना। और यहां पे यह भी देख रहे हैं, यानी कि इसके आयतन में परिवर्तन की दर, वॉल्यूम में परिवर्तन की दर रेडियस के रेस्पेक्ट में हो सकता है। हवा भर रहे हैं तो टाइम लग रहा है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई फंक्शन दिया हो, अब इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, यदि y बराबर fx एक फलन है, तो जो आपका dy बाई dx होगा, dy बाई dx यह किसको सूचित करेगा, dy बाई dx क्या होगा, f डैश x, यह किसको दर्शाएगा, तो y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को सूचित करेगा, ठीक है। y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे यह आपका एक गोला है, ये इसका रेडियस r है, तो मैं कहूं कि इसके आयतन में परिवर्तन की दर, यानी कि वॉल्यूम में परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट। इसको क्या पढ़ेंगे कि आयतन भी है ना, आयतन भी में त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर को यह निरूपित कर रहा है। समझ गए। अब आप यहां से क्लियर हो गया, जैसे हम बैलून में हवा भरते हैं, उसका साइज बढ़ते जा रहा है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी बदलाव आएगा, आयतन में भी बदलाव आएगा, त्रिज्या में भी बदलाव आएगा। तो वह त्रिज्या में बदलाव आने के कारण उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदलाव आ रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो वह किस हिसाब से हो रहा है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मान लो एक बैलून भरा हुआ हवा है, हवा उसका निकालने लगते हैं, छेद कर देते हैं। जब छेद करोगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी घटने लगेगा, आयतन भी घटने लगेगा। वह क्यों घटेगा, क्योंकि उसका रेडियस घटने लगेगा, है ना। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी कि किसी भी राशि में परिवर्तन जो होता है, किसी भी राशि में किसी अदर राशि के रिस्पेक्ट में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज आता है, उसी चीज को हम लोग इस चैप्टर राशियों के परिवर्तन की दर में पढ़ने वाले हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो ये भी आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक हिस्सा है, और इस चैप्टर में हम लोग बहुत प्रकार के राशियों में परिवर्तन के बारे में देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इस चैप्टर को जानने के लिए आप जितना भी फॉर्मूला जानते हैं मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में जितना भी फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, क्लास 10th में हो या 9th में हो, जितना भी आप घनाभ का आयतन, है ना, बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, ये जितने भी फॉर्मूले हैं 9th 10th के, वो सारे आपको पढ़ लेने होंगे। अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप क्लास 10th या 9th का जाके केसीसी ने आपका मेंसुरेशन चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसको पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को दिक्कत होने वाली है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में सारे बच्चे जानते होंगे। तो आपको जितने भी क्षेत्रमिति से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं,
वो याद होने चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, और आपको अवकलज तो आना ही चाहिए, अवकलज आना ही चाहिए। तो ये सोचने वाली नहीं बात है, क्योंकि अवकलज हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं यार। हम लोग को लग रहा है कि पिछले 1 महीने से यही चल रहा था, 1-1.5 महीने से 2 महीने से यही चल रहा था। डिफ्रेंसिएशन के बारे में 11th में पढ़े हुए हो, फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, 12th में भी मैंने बहुत सारा इससे रिलेटेड हर एक फंक्शन के बारे में पढ़ा दिया, हर एक अवकलनीय फलन का अवकलज निकालना सिखा दिया, और क्षेत्रमिति में आपको 9th में मैंने पढ़ाया ही है। मेंसुरेशन आप टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घन, घनाभ, गोला, शंकु सबका जानते हैं, है ना जी। तो उतनी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें से कुछ विशेष करके, इसलिए आपको बोल रहा हूं कि सारे क्षेत्रमिति के आपको फॉर्मूले, सारे मेंसुरेशन के आपके फॉर्मूले याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाओगे। और आगे के भी जो चैप्टर है, आगे के भी चैप्टर जो है, उसमें भी एक और चैप्टर जो मैक्सिमा मिनिमा आएगा, उसमें भी हमें क्षेत्रमिति के फॉर्मूले को याद करना जरूरी होगा। तो यही है, बहुत अच्छे से मेहनत करना होगा, तभी आप चैप्टर्स को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे मेरी बातों को। और मुझे नहीं लगता है कि मेरे से अच्छा अब आपको बताने वाला है। तो यार आप लोग मेहनत करो, कोई भी कंसेप्ट हो ना उसको अच्छे से हासिल करो। मैं जो बताऊंगा वो सब चीजों पे ध्यान दोगे, तभी आपको अच्छे से ज्ञान मिलेगा और तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। मैं तो यही सोचता हूँ यार कि कुछ मेरे कारण बहुत से ऐसे गरीब स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो, चाहे जो भी हो, उसको सही ज्ञान मिले और कुछ वो अपने लाइफ में अच्छा कर पाए, कुछ अच्छा अचीव कर पाए। अरे मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, अपने लिए तो कर पाएगा ना, मेरा नाम तो लेगा ना, बस इतना ही मुझे चाहिए आप लोग से, और कुछ नहीं चाहिए यार आप लोग से। बस आप मेहनत करो सही से, मेरे भाई जैसे हो आप लोग, तो बस यही यार कुछ अच्छा करो कि मतलब लाइफ में कुछ मुझे भी तो कभी याद करोगे ना, कहीं से कभी भी मैं मिला तो मुझे इतना तो याद करोगे कि हाँ यही सर थे जो मुझे सही कंसेप्ट और सही तरीका दिए थे, सही रास्ता दिए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपको कुछ ना, उनको तो कुछ ज्ञान नहीं, आपको ज्ञान देने लग जाते हैं। तो यार जब तक सही ज्ञान किसी को ना होना तो आपको वो ज्ञान नहीं दे सकता। और ना ज्ञान नहीं होने से ज्यादा गलत बात है गलत ज्ञान होना, ठीक है। जिसको ज्ञान नहीं है वो ठीक है, जब गलत ज्ञान होना तो बहुत ही फालतू चीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए सही नॉलेज लो, सही ज्ञान रखो और दूसरों को भी सही बताओ, तभी आप भी अच्छे कर पाओगे। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे ना तो आपके साथ भी गलत होगा डेफिनेटली। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे वजह से मेरे जितने भी भाई लोग हैं ये कुछ पढ़ लेंगे, कुछ अच्छा जान लेंगे, तो यार कम से कम नाम लेंगे और उनके नाम से और उनके दुआ से मेरा भी नाम कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊंगा और सही कर पाऊंगा अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए। तो बस यार आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, है ना, थोड़ा सा मेहनत करो यार। आप अब देखो, अभी जैसे मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, आप पीछे के चैप्टर सारे भूल गए होंगे, तो यार उसको प्रैक्टिस करना होता है। अब आप सोचते हो सर ये मैं डिफरेंशिएशन पढ़ता हूँ, इतने सारे फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतना सारा कंसेप्ट आपने दिया है, बहुत सारा चीज है, सर भूल जाते हैं। यार मैं क्यों नहीं भूलता, इसलिए नहीं भूलता ना कि हमेशा मेरी प्रैक्टिस है, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज देने के लिए मुझे कुछ नहीं देखना होता। मैं हर एक चीज को, मैं हर साल जब भी पढ़ाता हूँ नई चीजें सोचता हूँ, यार कुछ इससे हट के अलग है। आपको ये रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी पढ़ाने के चक्कर में मैंने बहुत सारा कुछ सोचा, तभी आपको शुरू किया। तो यार मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ नया दूं, इसलिए मैं कुछ सीखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं हर बुक से देखता हूँ, मैं केसी सिन्हा देखता हूँ, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, बहुत सारे ये जितने भी पब्लिकेशन है सबका आपको देखता हूँ, आप भारती भवन भी देखा हुआ हूँ। हर एक चीज में यार कुछ तो अलग होगा ना, और मैं सारे जगह से मिला के कुछ आपको हटके कंसेप्ट देता हूँ, ताकि यार आप कुछ अच्छा कर पाओ। और आप लोग हो कि पीछे का सब कुछ साफ कर देते हो, कुछ याद नहीं रहता, पीछे का सब कुछ जो बताए सर बताए थे, हाँ बताए थे, लेकिन याद नहीं है। यार याद करना भी नहीं है, बस उसको आप रिवाइज करोगे ना वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर पढ़ते गए पीछे का आपको याद रहेगा, कुछ याद नहीं होने वाला। आप जितने भी फॉर्मूले हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से क्लास 11 के रिलेटेड जो फॉर्मूले थे, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, सब याद रखो, नहीं तो अभी पछताने वाले हो। अभी ये जो आपका बुक चल रहा है फर्स्ट वॉल्यूम, इसको खत्म होने के बाद सेकेंड वॉल्यूम में जाओगे और सेकेंड वॉल्यूम में भी यही सब चलेगा यार, सारे फॉर्मूले के यूज होने हैं। तो जितना भी कैलकुलस चलने वाला है ना, तो आपका हालत टाइट हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूले सारे नहीं याद हो, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी, आप देखो क्षेत्र में मेंसुरेशन से भी आपके फॉर्मूले आ गए ना यहाँ पे यूज,
डिफरेंशिएशन का भी याद रखना होगा, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सारा कुछ याद रखना होगा, तभी आप चैप्टर्स को सही से समझ पाओगे। आज मैं समझा रहा हूं क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि कुछ आप अच्छा अचीव करो। अगर आप नहीं पढ़े ना सही से, अगर सही से नहीं याद किए सारे फॉर्मूले जो मैंने बताया है ना, आगे आप पछताओगे यार मेरा कुछ नहीं जा रहा। आपके लिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा मेहनत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो और कुछ अच्छा करके दिखाओ यार, और मेरा भी थोड़ा सा उसमें नाम हो जाएगा। और प्लीज आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं ना, आप प्लीज अपने दोस्तों से भी शेयर किया करो। इतना अब बताओ, मैं इतना ज्यादा आपको मेहनत करके आपको हर डेली चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो देते जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना इसमें। तो यार आप लोग कम से कम दोस्तों से बोलो, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, नए नए दोस्तों को बताओ, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, जैसे भी हो यार आप लोगों से जुड़ो, और ताकि हम लोग भी अच्छे तरह से और मेहनत कर सके और आप लोग के लिए कुछ अच्छा कर सके। चलिए, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, आज मैं इतना ही रहने देता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और प्लीज आप लोग इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा ना, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।